ओके सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चल बेटा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसा कि हमारा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी कमिटमेंट की थी कि बेटा आपके सिलेबस को लेकर एक डिटेल लेक्चर हम लेकर आने वाले हैं, जहां पर हम ना कि सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे बल्कि उस पूरे सिलेबस का एग्जीक्यूशन कैसा होगा, रोड मैप कैसी होगी और हम लोग अपने इस कोर्स करिकुलम को कैसे आगे लेकर चलेंगे, इन सारी तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बेटा सिलेबस है और मुझे उम्मीद है कि सिलेबस के बारे में मैक्सिमम बच्चों को ऑलरेडी ये बात पता भी होता है, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उसके बारे में मैं बात करूंगा और उसके बाद फटाफट हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे और फिर क्लोजिंग पॉइंट्स पे आते आते हम लोग लेक्चर को खत्म करेंगे। लेकिन एक बात को लेकर पूरा ट्रस्ट कर लीजिए कि आज की ये जो क्लास रहने वाला है, छोटा सा सेशन जिसको आप ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो, कि इसमें आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहने दूंगा एज फार एज योर पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ इज कंसर्न। तो इसके सिलेबस के बारे में एक बार हम बात करेंगे और मैं दो तीन बातें आपको और भी बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपसे सिलेबस के बारे में बात करूंगा और जब सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो सिलेबस अपने स्टाइल में भी बताऊंगा कि हम सिलेबस को कैसे रिटेन करें। फिर आपके सिलेबस को मैं मॉड्यूल में जाकर दिखाऊंगा और फिर 3 मॉड्यूल जो आपके दिए जाएंगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को लेकर एज पर योर इंस्टीट्यूट, तो उस तीनों मॉड्यूल में भी दिखाऊंगा कि कौन से चैप्टर कौन कौन से मॉड्यूल में कवर है। एक तो ये बात हम करेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बेटा मैं आप लोगों को वो बुक्स दिखाऊंगा जो पेपर नंबर 2 के तौर पे यहां से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सर हम तो फ्री स्टूडेंट हैं और फ्री वाले स्टूडेंट को कैसे बुक दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। हमारे आरकेजी ऐप पे आप जब इनरोल्ड होंगे तो वहां पर पीडीएफ होगा, पीडीएफ के तौर पर उसे डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो बेटा बाद में आप प्रिंट भी करा लेना। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन बैंक। और उसके बाद तीसरे नंबर पे बेटा हम एक रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि सर हमारी जो क्लासेस होगी वो कैसे होगी और आपको कैसे पढ़ना है। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर ये पेपर जो है कब के लिए है, सर क्या 100% सिलेबस कवर है क्या। बेटा मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। मैं तो यहां तक देख रहा था कि एक बच्चे का ये मैसेज है कि सर क्या मैं कोई इंटरमीडिएट का लेक्चर परचेज ना करूं ना, क्या सर मैं केवल इसी के भरोसे रह के अपना अटेम्प्ट दे सकता हूं। बेटा ईच एंड एवरीथिंग सबके बारे में आज की क्लास में मैं आपको लास्ट में जाते जाते आंसर करूंगा। तो क्योंकि बेटा ये ओरिएंटेशन है और लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसीलिए हम फटाफट से चालू करते हैं। हमारा आज की क्लास का मेन 3 टारगेट है। मेरे बारे में आप सारे बच्चे जान चुके हो। अगर मेरी पढ़ाने की टेक्निक अगर आपको देखनी है बेटा तो बहुत जल्द वो समय आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अब डिटेल लेक्चर को चालू करने वाले हैं जैसे सीए फाउंडेशन का तुम्हारा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर फिर भी तुम ज्यादा एक्साइटेड हो तो बेटा किसी से कहने सुनने की जरूरत नहीं। आप कभी यूट्यूब पे मेरा नाम डालना सीएस प्रकाश पांडे, आपको कोई भी लेक्चर मिलेगा, कान में लीड लगाना, आप उस पर क्लिक करना और आप मेरी टेक्निक को जान सकते हो कि किस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन मैं आपको देने वाला हूं। सो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं बच्चों को कि बेटा किसी भी जर्नी की शुरुआत हमेशा उसके सिलेबस से होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा सीए इंटरमीडिएट टफ नहीं है, आप ये बात हमेशा याद रखना, उसका एग्जीक्यूशन टफ होता है और अगर आपने एग्जीक्यूशन को टफ बनाया ना तो ये पेपर टफ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको रोड मैप तैयार करनी है, तो इसके पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए और हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा कोर्स करिकुलम चलता कैसे है। तो देखो बेटा जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं हमारा पेपर नंबर 2 है और अनफॉर्चुनेट सीए फाउंडेशन का भी जो पेपर नंबर 2 था ना बेटा वो बिजनेस लॉ का ही था। तो इंटरमीडिएट में भी पेपर नंबर 2 का नाम है बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अगर आप इस पूरे के पूरे पेपर का नाम बोलेंगे तो इसका नाम है बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। बेटा ये पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है ये। और एज यूजुअल बाकी सारे पेपर की तरह इसमें भी बेटा 70 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने वाला है और आपके 30 नंबर का जो आएगा बेटा वो एमसीक्यू आने वाला है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये तो जनरल बातें आप ध्यान रखिएगा, इसमें जनरल बातें। तो पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ 100 नंबर का पेपर है बेटा, 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा। अब आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है बेटा, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है बेटा पार्ट ए, अगर मैं बोलूं तो एक आपका है पार्ट ए और एक आपका है बेटा पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में आपके इंस्टीट्यूट ने इस पूरे के पूरे सिलेबस को बेटा बांट दिया है। जो बालक पार्ट ए है वो आपको पढ़ना है बेसिकली 70 नंबर में, 70 मार्क्स में आपको पार्ट ए पढ़ना है। लेकिन अगर आपको पार्ट बी की बात बताई जाए तो बेटा ये आपको पढ़ना है 30 नंबर में, ठीक है जी। तो ये आपको पढ़ना है 30 मार्क्स और ये आपको पढ़ना है बेटा 70 मार्क्स। जो पार्ट ए है ना बालक, पार्ट ए उसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ। अगर मैं पार्ट ए का नाम बोलूं तो पार्ट ए का नाम है कॉर्पोरेट लॉस और अगर मैं पार्ट बी का नाम बोलूं तो पार्ट बी का नाम है बेटा अदर लॉस। यस, पार्ट बी का जो नाम है वो है अदर लॉस। सबसे पहले बेटा हम पार्ट बी को निपटाते हैं। देखिए पार्ट बी अदर लॉस जो पास होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा बेटा पार्ट बी में जहां तक सवाल है 30 नंबर में आपको मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है।
पार्ट बी 3 चैप्टर 30 नंबर में पढ़ना है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बोलूं तो एक चैप्टर का वेटेज बेटा 10 से लेकर 12-15 नंबर के आसपास का रहता है। जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फेमा की बात बोलूं तो ये 10 से 15 नंबर के आसपास की कवरेज रखता है। सिमिलरली जनरल क्लॉजेज एक्ट एक चैप्टर है, वो भी बेटा 10 नंबर के आसपास का चैप्टर रखता है, मतलब कवरेज रखता है। तो इसके पार्ट ए में आपको जो चैप्टर पढ़ना है बेटा उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। क्योंकि बेटा मैं मॉड्यूल से भी ये सारा चैप्टर मैच कराऊंगा, इसलिए मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं। डन करें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लगे हाथ, इसके बारे में आप हल्का फुल्का जान भी लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हमारे देश का एक ऐसा कानून है बेटा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होता है। जब भी आप अक्रॉस द बॉर्डर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन अक्रॉस द बॉर्डर करेंगे, ये चैप्टर बेटा अप्लाई हो जाएगा। आप अगर ध्यान से इस चैप्टर का नाम देखें ना तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए जो कानून बनाया गया है 1999 में, उसी का नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। आप लोगों ने बेटा इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि इस कानून के पहले एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, लेकिन ध्यान रखिएगा वो 1973 का जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था, लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं करता बेटा, मैनेज करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड द मैनेजमेंट। रेगुलेशन थोड़ा सा क्रिमिनल नेचर का वर्ड है बेटा, जबकि मैनेजमेंट एक सिविल नेचर का है। तो जब मैं आपको फेमा और फेरा के बीच का डिफरेंस बताऊंगा ना तो मैं ये भी बताऊंगा कि फेरा एक क्रिमिनल लॉ था, फेमा एक सिविल लॉ है। ध्यान रखिएगा, वहां पर बेटा फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता था, अर्थात उसको पनिश किया जाता था अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए तो, क्रिमिनलाइज नेचर का था वो, जबकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में केवल मॉनेटरी पेनल्टी है और ये सिविल नेचर का है। डन करें। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर बेटा जो आपको अदर लॉ में पढ़ना है उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और मैं इसको कहता हूं हाउ टू रीड अ लॉ। देखो बेटा, कानून पढ़ने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। अगर कानून पढ़ने का कोई अपना रूल्स ना हो, कॉन्सेप्ट ना हो, प्रिंसिपल ना हो, तो फिर लॉ पढ़ना एक इंग्लिश पढ़ने के बराबर है, जो अनफॉर्चुनेट बहुत सारे टीचर समझते भी हैं कि लॉ पढ़ाने का मतलब इंग्लिश पढ़ाना है। जो बातें इंग्लिश में लिखी गई है बस उसको आप हिंदी कर दीजिए, लॉ हो तो गया। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर लॉ पढ़ाना इंग्लिश पढ़ाने की तरह होता तो फिर लॉ के लिए किसी प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए या किसी लॉयर की क्या जरूरत थी? फिर तो लॉ पढ़ाने के लिए इंग्लिश वाली मैम को बुला लिया जाता, क्योंकि हमसे अच्छा तो वो कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में। तो लॉ पढ़ने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, बहुत सारी रूल्स होती हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन रूल, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन रूल, एजेस्डेम जेनरिस का कॉन्सेप्ट, कंटेम्प्रोनिया एक्सपोजिटियो का कॉन्सेप्ट। सर ये सब क्या बोल रहे हो? आपको इस चैप्टर में बेटा पढ़ने को मिलेगा कि हमारे देश में कानून को पढ़ने के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और क्या क्या बेटा प्रिंसिपल्स हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपको एक चैप्टर पढ़ना है बेटा जिसका नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट। जैसा कि नाम ही क्लियर है बेटा, जनरल क्लॉजेज एक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि तुम जितने भी लॉ फाउंडेशन में पढ़े हो ना, जब भी आप उसके डेफिनेशन पढ़ते थे तो सेक्शन नंबर 2 के साथ हमेशा आप वर्ड यूज करते थे क्लॉज। तो बेटा क्लॉज का मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेशन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि देखिए सेक्शन नंबर 2 का नाम ही होता है डेफिनेशनल क्लॉज। आप कंपनी का डेफिनेशन देखो 2 क्लॉज 20, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखो 2 क्लॉज H। तो आप लॉ में जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां पे सेक्शन के साथ वर्ड यूज करते हो क्लॉज, और इस चैप्टर का नाम ही है बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट। अर्थात हमारे देश में जितने भी कानून हैं और उन सारे कानून में जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ना बेटा, डेफिनेशन यूज किए गए हैं, उन सारे डेफिनेशंस को हम लोग बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 भाई और तीनों तबाही, याद रखिएगा बेटा। फेमा बच्चों को टेक्निकल लगता है टेक्निकलिटी के कारण, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बच्चों को टेक्निकल लगता है इसके लेंदी और टेक्निकल लैंग्वेज के कारण, और जनरल क्लॉजेज एक्ट बच्चों को बेटा परेशान करता है वो है डेफिनेशन को याद करने के कारण। तो 3 भाई तीनों तबाही हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके पासिंग मार्क्स के लिए ना बेटा, और आपके पास होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अदर लॉ है। उसके पीछे रीजन है कि 3 चैप्टर पढ़ना है 30 नंबर, और अगर कोई बच्चा बेटा बहुत अच्छे से तैयार करके 30 में से 25 नंबर लेकर आ जाता है तो उसके पास रिमेनिंग 70 नंबर हैं, और 70 नंबर में से बेटा आप देख लो कि एग्जामिनेशन लाने के लिए और आपको कितने नंबर चाहिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? अगर आप 70 में से 45 भी लेकर आ जाते हो, जो आसानी से लाया जा सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, या मैं बोलूं 35 भी लेकर आ सकते हो, तो बेटा आप 60 पे पहुंच जाओगे या 60 को क्रॉस कर जाओगे। इसीलिए अदर लॉ बच्चों को पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बार तेजी से और रिपीट कर दो बेटा, आपका पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ 100, 70 और 30 का डिवीजन है। पार्ट ए 70 मार्क्स कॉर्पोरेट लॉ नाम है, पार्ट बी 30 नंबर अदर लॉ नाम है। अदर लॉ में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है बेटा, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और एक का नाम है जीसीए जनरल क्लॉजेज एक्ट। लेकिन जहां तक बेटा कॉर्पोरेट लॉ का सवाल है ना, तो मैं कॉर्पोरेट लॉ को देखो कैसे समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, कॉर्पोरेट लॉ में आपको पढ़ना है बेटा कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है, और उसके बाद एक पढ़ना है आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008।
आप बोलोगे सर एलएलपी एक्ट 2008 तो हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है। हाँ बेटा, फाउंडेशन में आपने किया है, लेकिन यहां पर जो आप पोर्शन पढ़ने वाले हो ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल और थोड़ा सा ज्यादा लेंदी एंड प्रोसीजरल है। आप लोगों ने फाउंडेशन में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, एलएलपी का इंट्रोडक्शन, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं, उसके बाद बेटा एलएलपी का डिफरेंस फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द कंपनी एक्सेट्रा। लेकिन यहां पर आप कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी करोगे, जैसे एलएलपी का एनुअल फाइलिंग कैसे होता है, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज किया जाता है, एलएलपी का नाम अगर किसी कंपनी के नाम या किसी एलएलपी के नाम से मैच हो गया तो हम उसको रीस्टोर कैसे करेंगे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगामेशन। बेटा अभी जनवरी अटेम्प्ट में कॉम्प्रोमाइज से क्वेश्चन आया था, जबकि मैक्सिमम बच्चे एलएलपी में ये कॉन्सेप्ट छोड़ के चले जाते हैं। एनुअल फाइलिंग एलएलपी की कैसे होती है, सॉल्वेंसी ऑफ अकाउंट्स कैसे फाइल किया जाता है, ये सारी तमाम बातें जो तुमने फाउंडेशन में नहीं किया था ना बेटा, वो हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जहां तक कंपनीज एक्ट 2013 का सवाल है, तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं, क्योंकि आप सारे बच्चों को पता है कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है, लेकिन इंटरमीडिएट में बेटा टोटल 470 सेक्शन तो नहीं हो सकता। तो आप लोगों के सिलेबस में क्या किया गया है कि सेक्शन नंबर बेटा 1 से लेकर 148 ये पढ़ना है, और उसके बाद इन्होंने कुछ पर्टिकुलर बंच ऑफ सेक्शन फाइनल से उठा लिया है। इन्होंने क्या किया बेटा कि सेक्शन नंबर 379 से लेकर 393 कैपिटल ए, जो पहले सीए फाइनल में था, उसको बेटा अब इंटरमीडिएट में ये लोग ला दिए हैं फॉरेन कंपनी के नाम से। हालांकि तुम्हारे मॉड्यूल में इसका नाम फॉरेन कंपनी नहीं है, तुम्हारे मॉड्यूल में इसका नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसको आसान शब्दों में तुम फॉरेन कंपनी कह सकते हो। और यहां पर अप्रॉक्स बेटा आपको 9 से 10 चैप्टर पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148। अभी मैं मॉड्यूल में जब आऊंगा तो बेटा सेक्शन का डिवीजन भी बताऊंगा। टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज, अगर मेरी स्टाइल में बात करो तो बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का यही सिलेबस है, यही सिलेबस है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का। लेकिन अब इसको जब मैं बाइफकेट करना चालू करूं तो थोड़ा सा आपको मैं लेके चलता हूं मॉड्यूल की तरफ, और वहां पे हम लोग बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा बेटा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए बेटा, ये आप लोग का मॉड्यूल है, और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पेपर नंबर 2 है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, 100 मार्क्स का पेपर है। इसका पार्ट ए बेटा 70 नंबर का है, और जब आप नीचे जाएंगे तो इसके पार्ट बी आते आते आपको दिख जाएगा बेटा ये 30 नंबर का है। ठीक है बालक, अब इसके पार्ट बी को पहले हम निपटाते हैं। पार्ट बी में बेटा हमारा सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, आपने देखा होगा चैप्टर का नाम क्या है बेटा, बोलो, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ना है, इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है, हम लोग लॉ के इंटरप्रिटेशन के कुछ जनरल रूल्स होते हैं बेटा वो पढ़ना है, गवर्नमेंट के या किसी भी अथॉरिटी की पावर एंड फंक्शंस क्या होती है ये पढ़ना है, हम लोग ऑर्डर रूल्स ये सब कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ना है। जनरल क्लॉजेज बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा ये, जनरली बच्चा इस चैप्टर के नई इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाता। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप देखोगे एवरी मैस्कुलिन इंक्लूड फैमिलिन, एवरी फैमिलिन इंक्लूड मैस्कुलिन, एवरी मेल इंक्लूड फीमेल, एवरी फीमेल इंक्लूड मेल, एवरी ही इंक्लूड सी, एवरी सी इंक्लूड ही। और इससे एक जनवरी अटेम्प्ट में बेटा क्वेश्चन भी आया था काफी प्यारा। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो हम लोग बहुत डिटेल में जाके और डीप स्टडी करेंगे कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा एक बात और समझिए, जनरल क्लॉजेज एक्ट अंडर द स्काई है बेटा, अंडर द स्काई, लेकिन बच्चों को इसमें से क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा कि इस पूरे के पूरे चैप्टर का बेटा कोर कंटेंट क्या है और इसको किस तरीके से रिटेन किया जा सकता है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी के लिए बस तुम इतना समझ लो कि हमारे देश में जितने भी सेंट्रल एक्ट हैं, याद रखिएगा बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात, जनरल क्लॉजेज एक्ट स्टेट एक्ट की बात नहीं करता, हमारे देश में जितने भी सेंट्रल एक्ट हैं उनमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ना उसको बेटा डिफाइन करने का काम करता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो इस कानून का काम सारे एक्ट को सॉर्टेन करने का भी है, छोटा करने का, क्योंकि अगर ये क्लॉज नहीं होता, ये एक्ट नहीं होता तो आपको हर टर्मिनोलॉजी को हर एक्ट में डिफाइन करना पड़ता। इससे क्या होता बेटा, एक्ट अननेसेसरी लेंथी हो जाता, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट वहां पर काम आता है। दूसरा बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जैसा कि मैंने बताया था हाउ टू रीड अ लॉ, कानून पढ़ना कैसे है, ये सारे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं। तो मैं रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, एड ऑफ इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ये सब चीजें हमें यहां पर बेटा पढ़नी है। और काफी प्यारा और मजेदार चैप्टर है। जब मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कराऊंगा तो मैं आपको रियल कॉर्पोरेट लाइफ एग्जांपल दूंगा और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से किसी भी जजमेंट को एनालाइज करने का काम करता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? और उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होता है। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बेटा फेमा में पढ़ना है। फेमा और फेरा के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग फेमा में पढ़ेंगे। और ये 3 चैप्टर 30 नंबर का है।
लेकिन जब हम चलते हैं बेटा इसके पार्ट ए पर चलते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए में सबसे पहले पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में मैं सेक्शन वाइज आपको बता देता हूं चैप्टर का डिवीजन। सबसे पहला चैप्टर बेटा पढ़ना है प्रीलिमिनरी का। अब मेरे बालक, प्रीलिमिनरी चैप्टर में आपको सेक्शन नंबर बेटा 1 एंड 2 देखने को मिलेगा, दैट्स इट, सेक्शन नंबर 1 एंड 2। और ये प्रीलिमिनरी चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करता है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर सेक्शन नंबर 3 से चालू होगा और सेक्शन नंबर बेटा 22 पर जाके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं सेक्शन वाइज आपको चैप्टर का डिवीजन बता दूं ताकि एक रोड मैप क्लियर हो जाए। आप याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 148 पढ़ना था और 379 से लेकर 393 कैपिटल ए पढ़ना था। देखना बेटा इसी हिसाब से चैप्टर को डिजाइन किया गया है। अब सवाल है कि सर इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में आप क्या पढ़ाओगे? बेटा इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का फॉर्मेशन, एमओए, एओए, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, एओए, रजिस्टर्ड ऑफिस का सेटअप, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इनकॉर्पोरेशन में पढ़ेंगे। बेटा इनकॉर्पोरेशन के कुछ पार्ट आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। मैं एकदम जीरो लेवल से टॉपिक चालू करूंगा और हीरो लेवल पे लेके जाऊंगा। आर यू श्योर? इसके बाद हम आते हैं बेटा नेक्स्ट, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू, सेक्शन 3 से लेकर 22। तीसरे नंबर पे मैं चैप्टर पढ़ना है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। बेटा ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी का जो चैप्टर है, ये सेक्शन नंबर 23 से चालू होगा और सेक्शन नंबर बेटा 42 पे जाके खत्म होगा। और इस चैप्टर में बेटा हम लोग बात करेंगे पब्लिक इशू के बारे में कि कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है, एफपीओ लेकर आती है, ऑफर फॉर सेल लेकर आती है। जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी ना बेटा, तो वहां पे दो तरीके से सिक्योरिटी इशू किया जाता है। एक तो नई सिक्योरिटी क्रिएट की जाएगी और उसके बाद पब्लिक को दिया जाएगा, और एक क्या होता है कि आप कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर से शेयर्स ले लो और उसको मार्केट में बेच दो। तो कोई भी कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स लेकर मार्केट में बेचती है तो इसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं। और जब भी कोई कंपनी फ्रेशली शेयर क्रिएट करके मार्केट में देगी तो उसे या तो आईपीओ कहेंगे अगर वो पहली बार है तो, और अगर बार बार है, एक बार के बाद दूसरी बार इशू किया, तीसरी बार इशू किया, हम उसे एफपीओ कहेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो हम लोग पब्लिक इशू के बारे में और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि कंपनी बेटा अपने फंड रेजिंग में पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे करती है। फिर उसके बाद आएगा चैप्टर बेटा कॉल्ड एज अ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, और ये पूरा का पूरा चैप्टर सेक्शन नंबर 43 से चालू होगा, 72 पर जाके खत्म होगा। और जैसा कि नाम क्लियर है बेटा, इस चैप्टर में हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में, डिवेंचर के बारे में, स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में, शेयर इशू एट डिस्काउंट, शेयर इशू एट प्रीमियम, इसके अलावा बेटा बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, बोनस इशू, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बोले तो शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड ये पूरा का पूरा बेटा चैप्टर रहेगा। जब हम आगे चलेंगे तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी, और बेटा ये चैप्टर सेक्शन नंबर 73 से चालू होगा, 76 कैपिटल ए पर जाके खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखिए, जैसे आपके पापा बेटा आपके नाम में बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना बेटा, एफडी, वैसे ही आपके पापा बैंक को एफडी ना करके कॉर्पोरेट को भी एफडी कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। हमारे देश में बहुत सारी कंपनी बेटा पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और याद रखिएगा जब आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट करोगे ना तो आपको बैंक वालों से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना। अब वो क्या लॉजिक है मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो विद रीजनिंग बताऊंगा कि सर क्यों बैंक वाला एफडी कम होता है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट डिपॉजिट। क्यों मेरे भाई? क्योंकि कॉर्पोरेट में रिस्क ज्यादा होता है। क्यों रिस्क ज्यादा होता है, अब ये पढ़ने की बात है, तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। कोई भी कंपनी बेटा जब अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के और बैंकों से लोन उठाती है, डिवेंचर इशू करती है, तो हम उसी को कहते हैं बेटा चार्ज, और उस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। दैट्स व्हाई चैप्टर नेम इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और ये सेक्शन नंबर 77 से चालू होता है और बेटा 87 पे आके खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बिगर चैप्टर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बेटा इस चैप्टर में हम लोग जनरल मीटिंग के बारे में बात करेंगे कि मेंबर की मीटिंग कैसे होती है, चेयरमैन कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद वोटिंग कैसे होती है, रेजोल्यूशन कैसे पास किए जाते हैं, फिर मिनट बुक कैसे तैयार किया जाता है, उसके बाद मेंबर के रजिस्टर कैसे मेंटेन होते हैं, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है, कंपनी एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करती है, बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर में क्या अंतर होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बेटा यहां पे पढ़ना है। और इसकी कवरेज सेक्शन नंबर 88 से चालू होगी बेटा, 122 पर जाके खत्म होगी। फिर उसके बाद काफी जाना पहचाना सा नाम बेटा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का चैप्टर आएगा। और बेटा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जैसा कि आपको पता है कि कंपनी के पास जब सरप्लस प्रॉफिट होती है तो वो प्रॉफिट जब कैश
और काइंड फॉर्म में जब बांट दिया जाता है, किसको बेटा? एग्जिस्टिंग मेंबर को, तो उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। लेकिन वही सरप्लस प्रॉफिट बेटा जब शेयर्स के फॉर्म में बांट दिया जाएगा तो उसको बोनस इश्यू कहते हैं। तो बोनस इश्यू का कॉन्सेप्ट शेयर कैपिटल में पढ़ना है, लेकिन कैश और काइंड्स का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो आपको पढ़ना है बेसिकली डिक्लेरेशन इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। तो डिक्लेरेशन इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन नंबर बेटा 123 से चालू होता है और ये सेक्शन नंबर 127 पे जाके खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद कंपनी बेटा इतने सारे काम करती है तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंट्स मेंटेन करेगी। तो ये कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी, मैं बोलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करेगी, बोर्ड रिपोर्ट मेंटेन करेगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आरओसी के पास फाइल करने की बात आए, ये सारी बातें सेक्शन नंबर 128 से लेकर सेक्शन नंबर बेटा 138 में दिया गया है। उसके बाद आपका आएगा कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑब्वियस सी बात है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किया है तो इसका ऑडिट भी करवाओगे, इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी दोगे और उस इंडिपेंडेंट ओपिनियन को लेकर पब्लिक के पास भी हमें जाना है। तो याद रखिएगा बेटा ऑडिट एंड ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है, उसका रेम्युनरेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी बात हमें ऑडिट एंड ऑडिटर सेक्शन 139 से लेकर 148 में पढ़ना है। और उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बेटा ये आप जानते ही हो फॉरेन कंपनी के नाम से, जो 379 से चालू होके 393 कैपिटल ए पर बेटा खत्म होता है। तो मेरे बालक ये आपका पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन कवरेज है, पार्ट ए। और पार्ट बी आपको पता है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट रूल्स जो तुमने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था, लेकिन यहां पे भी रूल्स आपको पढ़ना है। तो बेटा दिस इज योर सिलेबस पैटर्न, यही आपका बेटा पूरा का पूरा सिलेबस है पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट बेटा इसको लेकर 3 मॉड्यूल देगा। मॉड्यूल नंबर 1 में इन लोगों ने प्रिलिमिनरी से लेकर बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज यानी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर आपका 87 तक कवर किया है। उसके बाद जैसे आप जाओगे मॉड्यूल 2 में तो मॉड्यूल 2 बेटा 88 से चालू होगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब पूरी कंपनीज एक बेटा 379 से 393 कैपिटल है, ये कवर है। और जब आप मॉड्यूल 3 में जाओगे तो यहां पर बेटा आपको एक एलएलपी मिल जाएगा और ये अदर लॉ मिल जाएगा। तो ये आपके मॉड्यूल का डिवीजन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेटा एटलीस्ट सिलेबस के बारे में आइडिया लग गया है और आपका मॉड्यूल किस तरीके से आएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आइडिया लग गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जब आप हमें पढ़ाना चालू करोगे तो हमें किस तरीके के नोट्स वगैरह क्या करना है। तो देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, जनरली लॉ पढ़ाने का मेरा टेक्निक तो ये होता है कि मैं बच्चों को 100% सिलेबस अपनी हाथों से लिखवाते हुए आगे बढ़ता हूं। जो बच्चे फेस टू फेस पढ़ते हैं इस बात को जानते हैं कि हम लोग 100% सिलेबस हाथों से लिखकर आगे बढ़ते हैं। हालांकि बेटा इस पैटर्न को बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग यू कैन नॉट मेक हैप्पी टू एवरीवन ऑब्वियसली। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये मेरा प्रिजम्पशन है कि अगर आप किसी चीज को लिखते हो ना तो उस समय में आप 70% चीजों को वहीं पे रिटेन कर लेते हो। अब केवल 30% है जो रिवीजन के टाइम में रिटेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक सिंपल बुक रीडिंग के तौर पे बेटा सिलेबस को आगे लेकर जाओगे ना तो ये यूनिलैटरल लेक्चर होता है। मैं बोल तो बहुत कुछ दूंगा लेकिन आप समझ बहुत कम पाओगे, पर एटलीस्ट अगर उस समय समझ जाओगे रिटेंशन नहीं हो पाएगी। तो फेस टू फेस में तो मैं हर छोटे मोटे पॉइंट्स को बेटा अपनी हाथों से लिखवाते हुए 100% सिलेबस को कंप्लीट कराता हूं। लेकिन क्योंकि बेटा ये क्लासेस जो हमारी होने वाली है ये मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन मोड पे होने वाली है, तो हम यहां पे 100% सिलेबस लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं एक तैयारी के साथ आप लोगों के पास आया हूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं ये आप लोगों को नोट्स है बेटा, ये आप लोग का किताब है जो लॉ की किताब आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और इस किताब से आप 100% अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है और ये हमारा जीवन साथी रहने वाला है, हम लोग अपने कोर्स करिकुलम को करेंगे। तो ये तो बेटा पूरा का पूरा लॉ का जो कॉन्सेप्ट बुक है ये तो मैं अपलोड करवा ही दूंगा। इसके साथ साथ मैं आप देखोगे कि हर चैप्टर का अलग से 2 पीडीएफ लेकर आऊंगा, एक टाइप पीडीएफ और एक हैंड रिटन नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको अपलोड करवा दूंगा आरकेजी कैप पर। और ट्रस्ट मी बेटा, ये जो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा ना वो रेडी फॉर योर एग्जाम होगा, रेडी फॉर योर एग्जाम। आपको कुछ नहीं उठाना, ना तो मॉड्यूल उठाना है ना तो ये किताब उठानी है, बस आपको उस हैंड रिटन नोट्स को याद करना है, जाके एग्जाम में बैठ जाना है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब हम चैप्टर चालू करेंगे बेटा हर चैप्टर का आई प्रॉमिस कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा। अब वो हैंड रिटन नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना, अब या तो उसको अपनी राइटिंग में लिख लेना ताकि एग्जाम के टाइम में पढ़ने में आसानी हो, और नहीं तो चाहो तो बेटा उसको एज इट इज रेफर करके आप कंटेंट को याद कर सकते हो। तो हम लोग हर चैप्टर को बेटा कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स। जरूरत आएगी तो मैं आपको लिखवाऊंगा भी, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो आप जब भी लेक्चर देखने बैठे तो आप केवल कान में लीड लगा के ना बैठे, हाथ में बेटा एक पेन और एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं उसमें अल्टरेशन भी कराऊंगा, ऐड भी करवाऊंगा। दूसरी बात, जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा ये क्वेश्चन बैंक है, और आप यहां पर देखोगे तो चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है।
और आप हर चैप्टर के लास्ट में जाओगे तो एमसीक्यू भी दिखेगा। तो जैसे हम कोई चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देखो बेटा इसमें सारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बिना आरटीपी एमटीपी के हो, कोई भी क्वेश्चन। तो हम जैसे किसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तुरंत मैं आप लोगों के साथ वहां पे आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू, मतलब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा। क्या ये बात क्लियर है? ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट बुक है और ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, जो दोनों चीज आप लोगों के आरकेजी के ऐप पर मैं अपलोड करवा दूंगा। और साथ में बेटा मैं हैंडरिटन नोट्स भी दे दूंगा कि अगर कोई बच्चा ना लिख पाए या किसी कारण से बेटा बच्चा नहीं लिखना चाहता, तो उस हैंडरिटन नोट्स को रेफर करके या बाद में अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखकर और उसको रिटेन कर सकता है। तो बेटा दिस इज होल अबाउट द स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे पेपर को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, सवाल है कि सर सुनो, हमारे मन में 2-3 सवाल हैं। सबसे पहली बात कि सर क्या हम लोग 100% सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने वाले हैं? आंसर इज यस। 0 से हीरो पे हम लोग चलेंगे। तुम इतना बस ध्यान रखना कि मैं तो ऑडिट में, हालांकि ऑडिट का एक अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा, तो तुम देखोगे कि ऑडिट में बेटा मैं ना चैप्टर 1 चालू करने में 2 क्लास लगा दूंगा। तो हम लोग एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी से शुरू करेंगे। एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, तो लॉ में बेटा मैं जो भी चैप्टर उठाऊंगा 0 से लेकर हीरो तक, इसीलिए हम इसका रिवीजन लेक्चर नाम नहीं दे रहे, और यही कारण है कि इसको हम डिटेल लेक्चर भी नाम नहीं दे रहे। तो सर हम इसका नाम क्या दे रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब ज्यादा में कम बोलो या कम में ज्यादा बोलो, जैसा भी बोलो, रेडी फॉर योर एग्जाम है। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ले लो कि सर हम लोग 100% सिलेबस खत्म करेंगे फ्रॉम 0 to 100। पॉइंट नंबर 2, सर क्या हम लोग कोई टारगेट रख रहे हैं कि हमें कब तक कंप्लीट करना है? देखो बेटा ये ना एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब देना थोड़ा सा बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम जवाब नहीं दे रहे। लेकिन एक बात को लेकर हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, इसलिए बेटा ये बात मैं बोल रहा हूं कि आप लोग चाहे कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो, जो भी हमारा अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है, उस अपकमिंग अटेम्प्ट तक हम लोग या तो, चूंकि देखो बेटा हम सिलेबस को ना बहुत ज्यादा खींच के भी लेके नहीं जा सकते। अगर हम खींच के लेकर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये रिविजनरी लेक्चर हो जाएगा, फिर ये बूस्टर कोर्स हो जाएगा, तो वो बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जो बच्चे सिर्फ हमारे भरोसे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए बेटा हम लोग, आप देखोगे बहुत डेडिकेटेड तरीके से और मैक्सिमम वो चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जिस बच्चे का अपकमिंग अटेम्प्ट भी हो, अगर वो 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया तो एटलीस्ट 70 और 80% सिलेबस तो कंप्लीट कर ले, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो इस बात, हालांकि जब आपका लेक्चर आने लग जाएगा तो हम उसका एक प्योर आप लोगों को ऐप पे, जिस ऐप में आप लोग ऐड हुए होंगे, उस ऐप पर हम आपको बेटा पूरे क्लास का रोड मैप दे देंगे कि हम लोग इस पूरे बैच को कब से चालू करके कब तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, सर क्या हम लोग 100% बिना कहीं और इन्वॉल्व हुए इस लेक्चर के भरोसे अपना अगला अटेम्प्ट दे सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आई रिपीट माई वर्ड, एब्सोल्युटली यस। आप बिना कहीं और ध्यान दिए हुए 100% इस कोर्स पे भरोसा करके और आप अपने इंटरमीडिएट की जर्नी को बेटा शुरुआत कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। एंड वी प्रॉमिस कि हम आप लोगों के इस एजुकेशनल कंटेंट में जितना आपने उम्मीद किया है 500 गुना ज्यादा रिटर्न करेंगे। बेटा एक बार लेक्चर चालू होने दो, आपको सारा कुछ आइडिया लग जाएगा। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको डे 1 बोला था, मोस्ट डिटेल, और मैं आज भी टिका हुआ हूं उस बात पे कि इन टुडे वर्ल्ड बेसिकली एजुकेशन कैन बी कंपेयर्ड विद एनीवन। तो मैं जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, अगर आपको मन करे तो कभी जाके इसको कंपेयर करना कहीं और से, और आप देखोगे कि बहुत डेकोरेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको नोट्स लिखवाते हुए और नोट्स को याद कराते हुए और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो मैं बोलूंगा दिस होल सिलेबस एंड पैटर्न विल बी ब्लेसिंग फॉर यू ऑल, और आप 100% इस पे बिलीव करके बेटा आगे बढ़ सकते हो। एक बार चलते चलते सर पेपर का एक बार आप हमें पैटर्न दिखा सकते हो कि हमारा पेपर किस तरीके से आने वाला है इंटरमीडिएट? तो देखो बेटा, एक तो आपको पता है कि एमसीक्यू पेपर आता है और एक आपको पता है डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू को हम पार्ट 1 कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव वाले को हम पार्ट 2 कहते हैं। तो एमसीक्यू आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर बेटा डाउनलोड होता नहीं, हालांकि जब आप लोग क्लास मेरे से लोगे ना तो मैं बीच बीच में अपने पास्ट स्टूडेंट का पेपर मांग के स्कैन करके मैं आप लोगों को दिखा दिया करूंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराऊंगा। लेकिन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ऑलरेडी बेटा आपका जो पार्ट बी है वो क्वेश्चन पेपर ये रहा, और मैंने जनवरी अटेम्प्ट का बेटा ये पेपर डाउनलोड किया है, जनवरी अटेम्प्ट का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका पेपर कुछ इस तरीके से आता है, और ये हमारा पेपर का पैटर्न है बेटा। जैसे अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 क्वेश्चन, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, और आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी एंड एनी 4 आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। तो बेटा याद रखिएगा आपके एग्जाम में एज फार एज द डिस्क्रिप्टिव 70 नंबर का पार्ट हो, उसमें बेटा आपके टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपल्सरी होता है, लेकिन रिमेनिंग 5 जो क्वेश्चन है उसमें से बेटा आप 4 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? और उसके बाद वर्किंग नोट वगैरह आप दे सकते हैं बेटा, और इंग्लिश में ही आपको पेपर लिखना है अनटिल अनलेस कि आपने हिंदी मीडियम को ऑप्ट ना किया है। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का ए है,
आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सी का 1, 2 देखेंगे और उसके बाद बेटा आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आ गया है। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न है। अब इसमें एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूं, देखो बेटा आप देखोगे ना तो इंटरमीडिएट का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब क्या, इसमें केस स्टडी ज्यादा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए इतने पार्ट में क्वेश्चन है। सिमिलरली आप ऊपर भी देख लो बेटा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको डायरेक्ट दिखेगा। अब बच्चे को जिसमें प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की कमी होती है ना बेटा, ध्यान रखिएगा वो बच्चा क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आप क्वेश्चन को रीड करिए और साथ साथ उसके प्रोविजन रिकॉल होते चले जाएंगे। स्मार्ट स्टूडेंट कभी भी ट्वाइस पेपर को नहीं पढ़ता बेटा। आप क्वेश्चन को रीड करिए और क्वेश्चन पढ़ते ही बेटा कॉन्सेप्ट रिकॉल होना चालू हो जाना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बेटा जैसे अब ये सब बातें मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहता, जैसे आप मेरे साथ 1-2 चैप्टर कंप्लीट करोगे ना और जब हम क्वेश्चन बैंक करेंगे तो आप देखोगे कि विल बी 100% कंफर्टेबल। ट्रस्ट मी। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो इस तरीके मैंने पेपर बस इसलिए आपको दिखाया कि आपको एक आइडिया लगे कि इंटरमीडिएट का पेपर बेटा नॉट अ कप ऑफ टी। लेकिन याद रखिएगा हम इसको कप ऑफ टी बना देंगे, 100% कप ऑफ टी बना देंगे। कोई भी ऐसा हर्डल्स फील आप नहीं करोगे इस पूरे पेपर को तैयार करने में। तो ये हमारा पूरा का पूरा बेटा आज का बेसिक डिस्कशन था। क्योंकि हमारा ये ओरिएंटेशन है और मैं केवल और केवल सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया हूं, तो मैं बहुत कुछ इसमें बेटा आप लोगों से बात भी ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो यहां पर फिलहाल आप मेरे को दीजिए इजाजत और वेट रहेगा आप सभी लोगों का मिलने से। और वो है बेटा जैसे फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा एंड देन उसके 1-2 दिन के अंदर हम लोग फाइनली अपने इस रणभूमि को चालू कर देंगे। आर यू श्योर एवरीवन? तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। बीच बीच में दैट इज ऑल आउट फॉर टुडे बेसिकली। और बीच बीच में अगर कोई ऐसी जरूरत आई लेक्चर स्टार्ट होने से पहले तो हम आप लोगों से इंटरेक्ट होते रहेंगे और जरूरी की चीजें बताते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हमारा एक बार फुल फ्लेज कोर्स चालू हो जाएगा बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।